चैप्टर 10 जो है इसका मिसलेनियस, ठीक है। तो चैप्टर 10 मिसलेनियस में आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मैंने बात कही थी क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा इसको फिर से देख लीजिए, बस एक बार रिकॉल कर लीजिए। आपको ए दिया हुआ है, बी दिया है, सी दिया है और कहता है कि एक यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए जो एक वेक्टर है उसके पैरेलल हो। जो वेक्टर दिया गया उसको हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि वो डी वेक्टर है, और जो डी वेक्टर दिया है वो लिखा है ऐसे है, मैंने कल बताया था 2a - b + 3c। समझ रहे होंगे, ए के जगह पे ए वाला वैल्यू रख दीजिएगा, बी के जगह पे बी का वैल्यू रख दीजिएगा, सी के जगह पे सी का वैल्यू रख दीजिएगा, और जो इसका मान आए उसके पैरेलल कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए, बस। तो इसका यूनिट वेक्टर ही उसका, मान लीजिए इसके पैरेलल जो वेक्टर निकालना है वो ई है मान लीजिए, और वो कहता है कि इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर है, यानी इसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। और इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, किसी वेक्टर का, बस उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगा दीजिए, बस सिंपल बात है। पहले आप ए बी सी का मान यहाँ पे आपको दिया है उसको रखिए, ऐड करके जोड़ घटा करके जो आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, बस कुछ नहीं, प्रश्न में यही दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, और ये मैंने क्या लिखा है, कह रहा है कि जो एक नया वेक्टर फाइंड करना है जो इसके पैरेलल है और यूनिट वेक्टर है। अब आप बताओ ना भाई, देखो मतलब आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर पैरेलल कब होता है, जब ये कंडीशन होगा b = λa या a = λb, और यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये लैम्डा का वैल्यू 1 हो जाएगा, और वो यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पर कैप हो जाएगा। तो अब ये b नहीं, ये क्या है, d है, इसलिए मैंने स्पष्ट कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, पैरेललिटी का यही फार्मूला है कि b = लैम्डा है, मतलब दोनों आपस में बराबर होता है, वो लैम्डा गुना हो जाए, लैम्डा का मान तो कुछ कह नहीं रहा है क्योंकि वो तो कह रहा है यूनिट वेक्टर है, एक हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर के लिए कैप का यूज करते हैं, तो हम लोग कैप लगाएंगे तो कैसे उसका निकलता है वैल्यू, उसमें उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगा दो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, हम लोग कल बताए थे लेकिन वीडियो में नहीं आ पाया था, इस कारण से मुझे इसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल करना पड़ा। वैसे PDF आपके पास है, आप उसको देख रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा इसमें डालिए, चलिए जी, तब तक हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी एक बार डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज उम्मीद करते हैं ख़त्म कर ही देंगे, जैसा होगा ईश्वर की इच्छा, परमात्मा। तो चलिए, इसमें क्या लिखा, सो डैट द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। आपको पता ना मैंने क्या कहा, आपको 3 पॉइंट्स दिए गए थे, 3 पॉइंट्स को आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका पॉइंट A है, B है और C है। कह रहा है सबसे पहला काम आपको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर वो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए दिया था 1 - 2 - 8, ज़्यादा नहीं डाला है, इसमें भी कुछ डाल दें, ठीक है, 1 - 2 - 8। उसके बाद B दिया है आपको कितना, 5 0 - 2 और ये 11 3 7। मैंने कहा था भाई देखो, ये दिखाना है कि संरेखी है, कोलिनियर है। मैंने कहा बस तुम या तो डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो कि इसका डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस के बराबर है, नहीं तो वेक्टर में लगाओगे तो क्या करोगे, AB वेक्टर फाइंड करोगे, फिर BC वेक्टर फाइंड करोगे। तो AB वेक्टर फाइंड करने के लिए मैंने बताया B के कोऑर्डिनेट से A का कोऑर्डिनेट घटाओगे, AB निकल जाएगा। फिर BC वेक्टर फाइंड करोगे, C के कोऑर्डिनेट से B का कोऑर्डिनेट घटाओगे, BC निकल जाएगा। फिर तुम AC वेक्टर निकालोगे, C के कोऑर्डिनेट से A का कोऑर्डिनेट घटाओगे, जब सब निकल जाएगा तो तुम क्या करोगे, मैंने कल बताया था तुम लोगों को, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड, तब ना उसकी लंबाई निकलेगी। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो पता शायद कितना आया था, रूट 14 आया था, 2 रूट 14 आया था शायद, और फिर इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको निकालोगे तो 3 रूट 14 आया था, और देखोगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड था वो आया था 5 रूट 14, और अब तुम देखा कि इसका जोड़ इसके जोड़ के बराबर है, यानी ये तीनों बिंदु जो दिया गया वो संरेखी है। इस प्रकार से कल बताया गया था। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसी में प्रश्न और दिया हुआ है, कहता है कि चलिए ये तो हो गया, इसमें सेकेंड जो बात है वो कह रहा है कि ये बतलाइए कि फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। फिर कह रहा है कि बताइए कि B जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में है तो कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, वो रेशियो क्या है
ये पूछ रहा है। तो वो रेशियो कैसे निकालने के लिए मैंने कहा कि भाई इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ले लेना है कि कहीं कोई ना कोई ओ होगा, उससे उसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं हम लोग, ओ ए को हम बोल देंगे ए वेक्टर, इसको बोल देंगे बी वेक्टर, और इसको हम जो रिजल्टेंट जो डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में उसको बोल देंगे r वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर कैसे बनाया जाता है, मैंने कहा कि भाई एक है तो i लगा दो, एक्स वाई जेड है ना, i j k लगा दो यूनिट वेक्टर, वो उसका बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो मैंने कहा कि तुम निकालना a वेक्टर निकालोगे पहले, तो हो जाएगा 1i माइनस 2j माइनस 8k जो भी आएगा। फिर तुम निकालोगे b वेक्टर 11i 3j 7k। फिर निकालोगे r वेक्टर कैसे निकालोगे, मैंने कहा कि ये r वेक्टर है तो 5i 0j, तो j लिखेंगे माइनस 2k, ये भी निकल जाएगा। और फिर ये रेशियो फाइंड करना, तो बस तुम जो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है वेक्टर वाले में उससे निकाल सकते हो। वेक्टर वाले फॉर्मूला क्या बताएगा, r इज इक्वल टू mb वेक्टर प्लस na वेक्टर और बटा में m प्लस n। m और n का मान नहीं मालूम है, वही निकालना है। r का मान, b का मान, a का मान सब जो है कि नहीं आपको दिया हुआ है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के रूप में, उसको रख दीजिएगा, इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा। तो आपको क्या होगा, i j के एक तरफ आएगा, i j के एक तरफ आएगा, वो मान नहीं निकल पाएगा। उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, समान पदों की तुलना कीजिएगा। कल आपने देखा था i वाले की तुलना i से, j वाले की तुलना j से, k वाले की तुलना k से। तो शायद लास्ट में ऐसा आ रहा था कि j वाला का जब हम तुलना किए तो आ रहा था 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0, इक्वेशन याद होगा। और यहीं से निकल गया 3m इज इक्वल टू 2n और फिर am और बटा में n आएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 या 3/2 कुछ आ रहा था, यानी 2:3। इस प्रकार से कल जो आंसर आया था वो आप देखे होंगे। वैसे मैं देख लेता हूँ, शायद आंसर 3/2 या 2/3 कुछ था, 2/3 यही था, ठीक है। तो मैंने बस कल का एक चीज़ रिकॉल करा दिया कि कुछ नहीं है, प्रोसेस क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, यहाँ से विधिवत देखेंगे और आज खत्म करेंगे। चलिए, प्रोसेस पे ही ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे समझना है कि प्रश्न कहता क्या है और करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट r which divides the line joining two points p and q whose position vectors। अभी मैंने पोजीशन वेक्टर बनाया ना, इस बार पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मतलब आपको कह रहा है कि दो पॉइंट है p और q, उसको जोड़ने वाले रेखाखंड को एक r पॉइंट डिवाइड कर रहा है, वही बात है। और इस p का पोजीशन वेक्टर और q का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है और उसका मान है, ये है आपका 2a प्लस b वेक्टर और ये है आपका a माइनस 3b वेक्टर, ठीक है। इस प्रकार से आपका इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है। और कहता है कि ये जो पॉइंट है r, इन दोनों को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, सॉरी। एक्सटर्नली वाला केस में आपने क्या देखा था कि ये पॉइंट जो r होगा वो बाहर से डिवाइड कर रहा है, मतलब बाहर से डिवाइड करने का मतलब या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस साइड दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है मैं बताऊंगा कि क्यों इस साइड होगा, ठीक है। चलिए, और ये पॉइंट है r। अब देखो, ये जो पॉइंट डिवाइड करता है उसी से रेशियो लेते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस और यहीं से यहाँ तक के बीच का, मतलब जिस जो पॉइंट डिवाइड करता है उससे पहला पॉइंट और उसी से दूसरा पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये PR और ये RQ, इसका जो रेशियो है वह दिया है 1:2। समझ गए? तो 1 था छोटा वाला, इसलिए हम लोग R को इधर लिए और 2 जो है वो बड़ा वाला है, तो यानी R से P नज़दीक है और R से Q जो है वो दूर है, ठीक है। अच्छा, और कहता है कि ऑल्सो सो डैट, और ये भी दिखाना है, स्वाभाविक सी बात, देखो ये 1 है ये 2 है, यानी कि इसका दुगना ये है, इसका दुगना ये नहीं, मतलब ये जितना है उसका दुगना ये टोटल है ना। देखो ये 1 है, अगर बात समझो, माने ये दूरी 1 है और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 2 है, इसका मतलब नहीं हुआ कि ये वाला 1 है तो ये 2 है, यानी कि मतलब ये हुआ कि इसका ये वाला चीज़ दुगना है। तो ये फिगर थोड़ा सा हम सुधार देते हैं ताकि लगे कि दुगना होगा। चलिए यहाँ तक मान के चलिए, यही है आपका P पॉइंट और ये है आपका Q पॉइंट। अब देखिए, तो 2 प्रश्न है। पहला तो आपको ये कह रहा है कि इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड कीजिए, तो आपको पता है कि रेशियो दे ही दिया है, वेक्टर दे ही दिया है, आपको फॉर्मूला याद ही है, r वेक्टर पोजीशन वेक्टर का निकलता है जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है,
और कैसे निकलता है फॉर्मूला भी आपने देखा, एम बी, अच्छा एक्सटर्नली करता है तो माइनस लगाते हैं ना, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटा में एम माइनस एन, एम का मान 1 है, एन का मान 2 है, बी का मान सेकेंड वाला वेक्टर ए वेक्टर माइनस 3b, ए का मान पहला वाला वेक्टर बटा में एम माइनस एन, सब वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए दिखा देते हैं आपको। तो आपका m का मान क्या है भाई, m का मान है 1, b पहला वेक्टर नहीं दूसरा वेक्टर, दूसरा वेक्टर आपका क्या है a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, माइनस n का मान कितना है जी 2, पहला वेक्टर कितना है, पहला वेक्टर 2a प्लस b है, 2a प्लस b और बटा में m माइनस n, यानी m का मान कितना है, m का मान 1 है ना, n का मान 2 है। रख दीजिए सारा वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से जब गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हम देखेंगे क्या लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ये माइनस 2 से गुना करेंगे माइनस 4a वेक्टर माइनस प्लस माइनस 2b वेक्टर, ये हो जाएगा माइनस 1। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देख लीजिएगा नीचे आ रहा है ना ये वाला सब, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना a और यहाँ a है तो ये माइनस में, ये प्लस में घट जाएगा माइनस 3a वेक्टर, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी जुड़ जाएगा माइनस 5b वेक्टर बटा में माइनस 1 ऊपर से अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, ठीक है, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर और बटा में ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3a प्लस 5b। एक तो आपका आंसर निकल गया कि जो पॉइंट r जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाह्यतः विभाजित कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर होगा 3a प्लस 5b। एक प्रश्न ये हुआ। दूसरा प्रश्न इसी में कह रहा है कि ये प्रूफ कीजिए कि कह रहा है सो डैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। अब कह रहा है कि ये बताइए कि ये जो P पॉइंट है वो RQ का ना मध्य बिंदु है। अब देखो मध्य बिंदु है तो भाई आपको बताया गया है कि आप देखो कैसे दिखाते हैं। इसका मान कितना आया 3a प्लस 5b, इसका मान आया है 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, ये आ गया है मेरा R का वैल्यू रिजल्टेंट। अच्छा एक आंसर तो निकल गया, पता कुछ था जी, विभाजन सूत्र लगाना है, विभाजन सूत्र लगाओगे आंसर मिल जाएगा, वैल्यू सब दिया ही है, रख दो। अच्छा दूसरा इसमें क्या बात बोला है तो सुनो, दूसरा बात कह रहा है कि आप ये प्रूफ कीजिए कि ये पॉइंट जो है वो मध्य बिंदु है। तो हम देखो क्या करते हैं, हम निकाल के चेक करके बताते हैं तुमको। पहले ना हम RQ का मध्य बिंदु निकालते हैं, तो QR का मध्य बिंदु हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, ठीक है, ऑफ किसका RQ, ठीक है, RQ का मध्य बिंदु का हम लोग निकाल रहे हैं पोजीशन वेक्टर। फॉर्मूला क्या होगा, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति में होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो चूंकि वो कोऑर्डिनेट लेते हैं ना, यहाँ वेक्टर है तो यहाँ वेक्टर की जगह वही करना है, जो कोऑर्डिनेट जगह पे वेक्टर लगा दो। क्या लिखोगे, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर बटा में 2, तो पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर बटा में 2। अब बताओ RQ ये वाला है ना, तो पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो पहला वेक्टर लिखो 3a प्लस 5b प्लस दूसरा वेक्टर लिखो a माइनस 3b बटा में 2। अब देखो 3a और a 1 है, 4a और 5b में से 3b चला जाएगा, 2b बटा में 2, दोनों क्या कर देंगे अलग अलग करेंगे, तो या ऊपर से 2 कॉमन ले लो, जो तुम्हारी इच्छा हो, 2 अगर कॉमन लोगे तो क्या होगा 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर है ना, और बटा में 2, 2 से 2 कट गया, सॉरी देख लो 5 में 3 या प्लस होगा ना यहाँ प्लस, तो क्या आ गया 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और ये क्या है बताओ किसका आया है मान, आ गया ना p का पोजीशन वेक्टर। p का पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, OP वेक्टर नहीं बोलेंगे। यानी कि या कहने का मतलब क्या है, मध्य बिंदु का सूत्र लगाए ना, और ये आगे ना मध्य बिंदु, इसका मतलब कि इसका जो मध्य बिंदु है वो P वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ही है, यानी P दिए गए रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यही बात इसमें प्रश्न में जो कह रहा था प्रूफ करने के लिए वो कह रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा स्पष्ट रूप से हम इन दोनों का मध्य बिंदु निकालें, देखिए किसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब P जो है RQ का मिड पॉइंट है, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 10 में द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इतना एंड इतना, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। देखिए आपके सामने एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम समझ रहे होंगे, एक समानांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है और उस समानांतर चतुर्भुज के दो संलग्न जो एडजेसेंट साइड बोल रहा है, ठीक है, तो सारा जो उसका संलग्न भुजा है वो उसके दो वेक्टर्स के रूप में दिए गए हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि ये वेक्टर्स के रूप में है, तो ये आपका मान लीजिए कोई वेक्टर है, ये आपका कोई वेक्टर है, ये भी आपका कोई वेक्टर है और ये भी आपका कोई वेक्टर है, ठीक है। मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। अगर देखूँ तो ये अगर ए वेक्टर बोला जाए और ये बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर होगा और ये भी ए वेक्टर होगा, क्योंकि पता है समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होती है। अब ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका मान आपको दिया है, कितना दिया है? 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k, ठीक है। मैं इसको अलग भी लिख देता हूँ। ए वेक्टर आपको कितना दिया है? 2i माइनस 4j प्लस 5k, और जो सेकेंड वेक्टर जो दिया गया है वो आपको दिया है कितना? i माइनस 2j माइनस 3k। अब कहता है कि इन दो जो दिए गए हैं एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, कहता है कि आप क्या कीजिएगा? फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। मतलब इसका डायगोनल जो है, ये वाला जो डायगोनल है इसका पैरेललोग्राम के, आ जाओ, इसका जो पैरेललोग्राम है डायगोनल, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। और मैंने अभी तुमको बताया था कि पैरेलल अगर फाइंड करना हो तो क्या प्रोसेस है, वही a इक्वल टू लेमडा बी वाला, और उसमें भी यूनिट वेक्टर है तो परेशानी नहीं होनी है, बस उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, सिंपल सिंपल। तो क्या करोगे? सबसे पहले डायगोनल तो निकालो, तब ना उसका यूनिट वेक्टर निकाल करके उसका निकालोगे भाई। अब बताओ यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में उसका डायगोनल का वैल्यू उसके दो एडजेसेंट साइड के योग के बराबर होता है। वैसे भी देख लो, ट्रायंगल ला भी लगा सकते हो, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये होगा कि नहीं? देख लो, इसका डायरेक्शन सेम है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो त्रिभुज में बताया गया है सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं इस प्रकार से हो कि एक ही दिशा में है तो उसका दोनों का जोड़ उसके तीसरी भुजा देगी जो उसके विपरीत दिशा में हो। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम देखते हैं कि यहाँ पर मेरा जो डायगोनल है इसको हम डी वेक्टर बोलते हैं, तो उसका मान क्या होगा? a प्लस बी, यानी इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2i और 1i 3i माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j प्लस 5k माइनस 3k प्लस 2k, ये निकल गया डायगोनल। अब डायगोनल जब निकल गया तो कहता है कि इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसके पैरेलल मतलब, अब देखो पैरेलल का मतलब उस पर भी हो सकता है, उसके नीचे भी हो सकता है, उस पर बाहर से हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन क्या कर रहा है? उसके पैरेलल कर रहा है और यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है, तो बस मतलब उसी में मान लो वो है और यूनिट वेक्टर मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। अब भी मैंने इसके पैरेलल प्रश्न जब स्टार्टिंग किया तो क्वेश्चन नंबर शायद 7 जो था यही प्रश्न था। तो कुछ नहीं करना है, आप बस इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, वही इसका पैरेलल होगा, ठीक है। चलो, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? पैरेलल कर रहा है, यूनिट वेक्टर कर रहा है, तो बस जिस वेक्टर के पैरेलल निकालने के लिए कह रहा है उसका ही यूनिट वेक्टर निकाल दिया जाता है। हमेशा याद रखिए, बात समझिए। पैरेलल का मतलब होता है ये वेक्टर इसके पैरेलल है कि नहीं है, और यही लाइन अगर थोड़ा सा सरकार करके हम उसी पर ले जाएं तो ये लाइन इसी पर ना आ जाएगा जी। तो दोनों लाइन तो इसी पर आ गया, दो वेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे पर क्या है? पैरेलल है। और यूनिट वेक्टर का कार्य मतलब उसी वेक्टर का केवल क्या निकाल देना है? यूनिट निकाल देना है। और किसी वेक्टर का यूनिट कैसे निकलता है? उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग लगा दो। उस वेक्टर का मान तुमको दे दिया है 3i माइनस 6j प्लस 2k, और बटा में इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना? 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, 36 4 40 9 49, 49 का 7 होता है ना। तो 3i माइनस 6j प्लस 2k बटा में 7। अब इसको आप अलग अलग नहीं कर लेंगे, 3/7i 6/j ऐसे लिख दीजिए, 3/7i माइनस 6/7j
प्लस 2/7 के। एक काम आपका हो गया। इसी में एक चीज़ और कह रहा है कि लिखा है, कहाँ गया, हाँ, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और इस पैरेललोग्राम का एरिया भी फाइंड करना है। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का क्या बताया, 10.4 में आपको फॉर्मूला क्या समझाया गया था कि एरिया अगर निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, पैरेलल लिख करके जीएम लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा कि उसके दो एडजेसेंट साइड जो दिए गए हैं उसके वेक्टर फॉर्म का क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो आपको ए दिया ही है, बी दिया ही है, क्रॉस प्रोडक्ट करना जानते ही हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैं एक बार बता देता हूँ आपको, थोड़ा याद कर लीजिए। ये लिख देते हैं, आई जे के लिखने के बाद पहला वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट पहले लिखते हैं 2 - 4 5, और सेकेंड वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट उसको नीचे लिखते हैं 1 - 2 - 3, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, और जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड ही इसका एरिया होगा। और एरिया आपको पीछे भी वीडियोस में बताए गए हैं 10.4 वाले एक्सरसाइज में। अगर किसी को परेशानी हो तो पीछे वाला वीडियो देख लेगा, एक बार यहाँ प्रयास कर लेगा, आंसर आ जाएगा उसका। किसी को परेशानी नहीं है, इसलिए कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना जानता है, और क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड ही उसका एरिया होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यही प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है सो डैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड ऑफ टू द एक्सेस OX, OY एंड OZ आर 1/√3 1/√3 1/√3। देखिए कहता है ना कि कोई वेक्टर है और वो तीनों अक्ष के साथ समान रूप से झुका हुआ है, तो कहता है कि तो बताइए उसका जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा वो सेम होगा कितना कितना 1/√3 1/√3 1/√3। तो कुछ नहीं करना है, ये तो पढ़ा हुआ प्रश्न है भाई। देखो 11 नंबर प्रश्न में देखो, एक कोई वेक्टर है और वो कहता है कि कोई भी वेक्टर होगा, तो 3D में कोई एक वेक्टर है, अगर मान लो ऐसे कोई वेक्टर है P, तो ये x के साथ y के साथ z के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। और यहाँ प्रश्न में दे दिया है कि वो जो कोण बना रहा है वो इक्वली बना रहा है, मतलब ये x के साथ अगर अल्फा बनाया, b के साथ y के साथ अगर बीटा बनाया, और z के साथ अगर गामा बनाया, तो ये तीनों कोण जो है आपस में क्या है, बराबर है। ये प्रश्न में कह रहा है, इक्वेशन में मान लिया फर्स्ट। अब देखो एक बात कह रहा है, जब तीनों बराबर है और कहता है कि मालूम नहीं है कुछ भी, तीनों केवल बराबर इतना मालूम है, आप हमको निकाल के बताइए उसका मान इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें वो मान क्या करना है कि निकालना है, प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, आपको एक मैंने ये बताइए, जब तीनों बराबर है तो किसी भी वेक्टर के केस में आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि L² + M² + N² कितना होता है, 1 होता है। ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव भी मैंने कहा था, प्रूफ भी आपको दिखाया था। L² M² N², L क्या है, x/r था, याद है, x/r, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। m क्या होता है, अरे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है भाई, y/r, स्क्वायर तो इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। n क्या होता है, z/r, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। और जब r का स्क्वायर कैल्शियम निकाल तो r² x² + y² + z², और ये क्या है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, निकालते हो तो रूट में निकालते हो ना, x² + y² + z², ये किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है। r वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम r में लिखेंगे, लड़का बताओ ना। और जब ये लिख दिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करें तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, r² + x² + y² + z², यानी ये भी तो r² है और बटा में r² कट गया, 1 आ गया। इसीलिए ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, प्रूफ भी करवाया गया था, आज अभी आपको प्रूफ करके दिखा दिया गया। अब इसी की सहायता से निकाल देना है। यहाँ प्रश्न में क्या लिखा है कि अल्फा बीटा गामा बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर है, तो चलिए उसका केस एक ले लिए कि हम जानते हैं कि L² + M² = 1 होता है। L का मान होता है cos अल्फा, तो cos² अल्फा, इसका होता है cos² बीटा, इसका होता है cos² गामा = 1। अब देखो अल्फा बीटा गामा सब तो बराबर है, तो हम अल्फा के जगह अल्फा, बीटा के जगह भी अल्फा, गामा के जगह भी अल्फा लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, cos² अल्फा cos² अल्फा cos² अल्फा = 1, चूँकि सब आपस में बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब एगो दूगो, एगो cos अल्फा एगो cos का एगो cos का, तो क्या हो जाएगा,
3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/3 का रूट से 2 मान निकलता है, प्लस माइनस 1 रूट का निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा तो 3। और एक बात और यहाँ पे 2 वैल्यू आया, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो एंगल बना रहा है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में। प्रश्न में देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो OX लिख रहा है। अच्छा ये बताओ, नहीं लिखा है फिर भी तुम कैसे पकड़ोगे कि प्लस वाला ही वैल्यू होगा। देखो पता है कि तुमको, अगर मैं कहूँ ये x है, ये x डैश होता है, ये y है, तो ये नीचे में देख लो ध्यान से, x डैश y डैश होता है ना, और यहाँ पे y होता है, o होता है। अब OX कह रहा है, यानी कि पॉजिटिव वाला कह रहा है, OX डैश नहीं कह रहा है। प्रश्न में देखो लिखा हुआ है कि OX, OY और OZ के साथ, यानी कि OX ये है, ये OX डैश है, यानी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कौन बनाता है, इसलिए मान क्या लेंगे, वो प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला वैल्यू जो है कि इसका पॉसिबल नहीं होगा, यानी इसका मान होगा 1/√3। और ये तो cos स्क्वायर अल्फा, मैंने cos अल्फा का निकला, तो cos अल्फा का निकला मतलब कि वो तीनों अक्ष के साथ cos अल्फा भी वही होगा, cos बीटा भी वही होगा, cos गामा भी वही होगा, यानी cos अल्फा, जब अल्फा बीटा गामा बराबर तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा ही बराबर होगा, cos बीटा cos गामा इज इक्वल टू 1/√3। यानी कि ये बात प्रूफ हो गया कि ये अगर बराबर बराबर कोण बना रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में तीनों जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो 1/√3 1/√3 1/√3 होगा। इसको हम लोग ऐसे तीनों को ब्रैकेट में लिखना होगा, तो ऐसे लिखते हैं 1/√3 कॉमा दे के फिर 1/√3 फिर कॉमा दे के 1/√3। किसी भी डायरेक्शन कोसाइंस को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो भारी था, बस ये बात आपको याद रखना है कि भाई अगर तीनों कोण बराबर है तो कैसे कोण निकालें, ये दिमाग लगाना था। तो कोण वाला में एक केस आपको दिखाया गया है, L² ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है, L² + M² + N² = 1 होगा, छोटा 1 होगा, बड़ा 1 ऐसे ग्रेटर देन स्मॉल देन, ऐसे अनेकों साइन लगा करके आपको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 11 नंबर प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको वो भी अच्छा खासा है और थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, मतलब बड़ा सा है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उसको समझा देता हूँ आपको, आप उसको समझ जाइएगा तो इजी वे में बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको 2-3 वेक्टर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको A वेक्टर दिया है, B वेक्टर दिया है, C वेक्टर दिया है। फाइंड अ वेक्टर D। अब एक वेक्टर D फाइंड करना है, ये आपको दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये ज्ञात करना है। कह रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। ये जो है कि नहीं, A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। अब बताओ, यानी तब तो ऐसा होगा ना, कोई वेक्टर A होगा, कोई वेक्टर B होगा और वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जैसे X है और Y है और एक जो है उसके दोनों के परपेंडिकुलर, तो कौन होगा, Z होगा। तो दो वेक्टर का परपेंडिकुलर कौन देता है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट। याद आ रहा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का। ये देखो ये लाइन ऐसे नहीं है, लाइन ऐसे खड़ा है, ठीक है। तो ये वेक्टर जो है D वो कहता है, आप देख लो, ये D B के भी परपेंडिकुलर होगा और A के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। जैसे अगर अपना देखो घर का जो दीवार है वो इस, ये मान लो तुम्हारा घर का जो रूम है, ये वाला एक दीवार ये है और एक दीवार यहाँ खड़ा है, तो ये फर्श पर ये वाला जो है इसके साथ भी नहीं बनाता है और इसके साथ भी नहीं बनाता है। यानी जो Z होता है, ऐसे समझो ना भाई, ये X है, ये Y है और ये Z है, तो Z क्या करेगा, X के साथ भी नहीं बनाएगा और Y के साथ भी नहीं बनाएगा। 3D है ना, थोड़ा समझना पड़ता है। तो कहता है कि D जो वेक्टर है वो A वेक्टर और B वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, और एक साथ और एक बात और कह रहा है कि C के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 15 है। तो कहता है कि वो D वेक्टर फाइंड कीजिए। 2-3 बात आपको यहाँ पर बोला, मैं उसको जल्दी से कह देता हूँ। A वेक्टर दिया है, B दिया है, C दिया है, मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। A दिया है आपका I4J और +2K। B आपको दिया है कितना दिया है, 3I - 2J + 7K। C दिया है 2I - J + 4K। अब देखिए, तो आपको सबसे पहला काम C अगर D के साथ डॉट करके और कहता है
कि वो जो है कि नहीं क्या दे रहा है, 15 वैल्यू दे रहा है। तो आप इसको सॉल्व करके और कुछ निकाल सकते हैं। क्या निकालिएगा, तो सबसे पहली बात एक चीज़ और जानिए, पहले डी तो मालूम होना चाहिए, तब ना आप इसके साथ क्रॉस कराइए, डॉट कराइएगा जी। और डी क्या है, इन दोनों का परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो वो कौन देता है, तो परपेंडिकुलर होगा, तो बात समझिए, परपेंडिकुलर वेक्टर जो निकालना होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है। तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, अच्छा परपेंडिकुलर होगा, कितना मैग्नीट्यूड का होगा ये तो पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर निकलता है वो यूनिट वेक्टर एन कैप, याद है ना, एन कैप, लेकिन हम उसमें लेमडा से गुना कर देंगे। मान लीजिए कि इसकी लंबाई लेमडा होगा तो वो हमारा जो है वेक्टर डी आ जाएगा। तो वेक्टर डी कैसे आएगा, वो देखिए, वेक्टर डी जो है यहाँ पे समझना होगा कि वेक्टर डी ए और बी के परपेंडिकुलर है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में है, और वो उसका लंबाई पता नहीं है, हम उसको लेमडा मान लेते हैं। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, पहले ए क्रॉस बी निकालिए, फिर जो आएगा उसमें लेमडा से गुना कीजिए तो डी आएगा, फिर डी और सी का मान यहाँ रख के गुना कीजिएगा तो आपको जो है लेमडा का मान भी आ जाएगा। तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, आई जे के, ठीक है, आई जे के, और आपका मान दिया है, देखिए आई जे ए का क्या मान दिया है, 1 - 4 2, 1 - 4 2, और बी का क्या दिया है, 3 - 2 7। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई लिखेंगे तो हो जाएगा ये वाला कैंसिल, ये लेंगे तो हो जाएगा कितना, -4 2 -2 7, फिर माइनस जे लेंगे तो ये वाला कैंसिल, 1 3 2 7, 1 3 2 7, फिर प्लस के लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ये वाला और ये वाला कैंसिल, 1 - 4 1 - 4 3 - 2। चलिए कितना हो जाएगा, आई ये हो जाएगा सच्चों के -28, और ये देखिए माइनस आएगा, ये -4 तो +4 हो जाएगा, -j 7, -3 दूने 6, प्लस के 2 से 1 में करेंगे -2, माइनस इसको करेंगे -12 आएगा तो +12 हो जाएगा। यानी ये आ गया आपका 28 में 4 गया -24, है ना, सॉरी देखिए तो ठीक से थोड़ा, -4 है ना, 12 नंबर, आई +4 जे है, देखो जी +4 जे है तो प्लस तो लिखेंगे नहीं ना, तो सच्चों का 28 4 32 हो जाएगा, 32 आई, ये हो जाएगा आपका सब कुछ हो गया 1 नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, केवल जे, और ये देखिए 12 में से 2 गया। अब ये भी देखो थोड़ा चेक कर लो तो +4 था तो -12 हो जाएगा, -12 -2 -14 के। इस प्रकार से आपका ए क्रॉस बी निकल गया। अब उसमें लेमडा से गुना कर देंगे तो डी निकल जाएगा, लेमडा से गुना कीजिए, चलिए लेमडा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 लेमडा आई, ठीक है 32 लेमडा आई, फिर माइनस लेमडा जे, फिर -14 लेमडा के, ये निकल गया डी। अब लेमडा कैसे पता चले, थोड़ा रुकिएगा, तो आ जाओ मेरे साथ, देखो पूरी बात समझो। सबसे पहला बात है कि एक वेक्टर डी जो है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है। जब दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब कि उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, और वो क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा उसी के डायरेक्शन में कोई वेक्टर है। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, एक वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड में कुछ अंतर होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। तो मान लो मालूम नहीं है तो उसको लेमडा मान लिए है, तो ये प्रश्नानुसार हम लोग डी वेक्टर निकाला गया। अब इस लेमडा का मान क्या होगा, इसी के लिए इक्वेशन आपको दिया गया है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा समझना, और इसमें अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सी डॉट डी को। देखो ध्यान से, सी डॉट डी को जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि सी डॉट डी इज इक्वल टू 15। सी का मान आपको दिया गया है 2i - j + 4k, डॉट डी का वैल्यू कितना दिया है जी, ये वाला 32 लेमडा आई लेमडा जे और -14 लेमडा के इज इक्वल टू 15, ठीक है।
अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, आई का आई से कराओगे तो 2 से 32 लेमडा में करो तो क्या हो जाएगा 64 लेमडा। फिर जे का जे से कराओगे तो माइनस लेमडा इधर है, यहाँ पर 1 है, -1 तो -1 प्लस हो जाएगा लेमडा। फिर 4 के है और यहाँ पे -14 लेमडा है, तो 14 चौका 56 लेमडा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 56 लेमडा इज इक्वल टू 15 हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब जब डॉट प्रोडक्ट हो गया तो यहाँ से नहीं लग रहा है जी कि तुमको लेमडा निकल जाएगा। चलिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 और 1 65 लेमडा और 56 लेमडा यहाँ पे है, तो 65 में 56 कट जाएगा 9 लेमडा, 9 लेमडा इज इक्वल टू 15, तो 9 लेमडा इज इक्वल टू 15, तो लेमडा इज इक्वल टू 15 बटा में 9, 3 तरीके 9, 3 5 15 यानी 5 बटा में 3, और लेमडा का मान आ गया 5 बटा में 3, और यही लेमडा का मान यहाँ रख दोगे तो तुम्हारा डी वेक्टर निकल जाएगा जो निकालना था। तो कितना जाएगा 32 बटा 5 बटा में 3, तो 32 5 160, सब जगह लेमडा का मान रख देना, तो 32 5 160 बटा में 3 आई माइनस लेमडा का मान 5 बटा में 3 जे, फिर यहाँ 5 लेमडा का मान रखेंगे 5 बटा 3, तो 14 5 70 बटा में 3 हो जाएगा -70 बटा में 3 के। ये आपका होगा डी वेक्टर। पूरा बात समझ गए, एक बार फिर से सुनिए। कह रहा था कि ए और बी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, तो हमने मान लिया उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर डी जो था, तो इसलिए हम लोग इन दोनों का परपेंडिकुलर था, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकाले। क्रॉस प्रोडक्ट में उसका पता चल गया कि क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर के डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड मालूम नहीं था, तो हम लोग मान लिए कि उसका मैग्नीट्यूड लेमडा है, तो लेमडा मान के उसका वैल्यू निकाले। फिर क्या किए, इक्वेशन दिया था कि उसको सी के साथ डॉट कराने पर 15 मान देगा, तो हम डॉट करा के और वहीं से लेमडा का मान निकाल लिए और वही लेमडा मान कर यहाँ रख दिए, तो फिर से मेरा डी का मान जो है नहीं प्राप्त हो गया। तो ये अच्छा प्रश्न है, आप इसको टिक मार लीजिए, इम्पॉर्टेंट भी है और लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी आया हुआ प्रश्न ही है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, वो भी समझने वाली प्रश्न है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जिसको जाना होगा अगर 2 मिनट लेट अगर होगा तो थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लेगा, या फिर ऐसा करेगा आज भर के लिए केवल कि वो वीडियो देख लेगा, ठीक है, या फिर नोट्स उसके पास है ही, कोई फ्रेंड उसको समझा देगा, अगर चूँकि अगर आज वीडियो उसको नहीं मिल पा रहा है तो। वैसे अगर उसको ज़रूरी हो तो वहाँ चले जाए, नहीं तो आज बार किसी से एडजस्ट कर ले किसी प्रकार से। मैं सोच रहा हूँ आज ख़त्म कर दूँ, आज इसको छोड़ूँ नहीं, इसलिए मैं बस 3 क्वेश्चन है, 13 14 15 और 4 को ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलो मैं पहले ऑब्जेक्टिव देख लेता हूँ, थोड़ा तुम लोगों को जल्दी हो जाए, ताकि ऑब्जेक्टिव मेन परीक्षा में 16 नंबर फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कल मैंने डिस्कस किया था, फिर भी 16 नंबर में क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव में कि आपको 2 वेक्टर दिए गए हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर या उससे बड़ा है, ठीक है। तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा इक्वल, देख लीजिए हो रहा है ना, चालू है ना, मतलब रिकॉर्डिंग चालू है ना। ये देखिए 0 के बराबर उससे बड़ा होगा, अच्छा ठीक है जी। ये देखिए दोनों स्केलर है, गुना में आएगा तो 0 के बटा में क्या हो जाएगा 0, तो कॉस थीटा ग्रेटर इक्वल देन 0, क्योंकि दोनों बटा में आएगा, 0 के बटा में कुछ भी है तो 0। अब बताओ कॉस का मान 0 के बड़ा है या आप उससे बराबर है, नेगेटिव में नहीं होगा यानी पॉजिटिव होगा। अब बताओ, मैंने कल बताया समझाया तुमको कि ASTC यानी कॉस अगर पॉजिटिव है तो या तो पहला क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि इसमें सब प्लस होता है, या तो सी में होगा चौथा घर में, क्योंकि चौथा घर इसका अपना घर है, यहाँ पे इसका मान पॉजिटिव होता है, तो ये इसमें होगा चाहे इसमें होगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में आपको केस बताया गया है कि डॉट प्रोडक्ट में थीटा का वैल्यू हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा और पाई के बीच में ही लाई करता है, यानी यहाँ से लेकर यहीं तक होगा, तब तो ये वाला होगा नहीं, तब तो क्या होगा ये होगा। यानी इस कंडीशन में अगर थीटा का मान कॉस थीटा का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा है, इसका मतलब कॉस थीटा में थीटा कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी 0 से 90 के बीच में होगा, तभी कॉस का मान प्लस में आता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, थीटा का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा और 90 के बराबर या उससे छोटा होगा। कंडीशन के अनुसार या तो इसमें होता है या इसमें होता, और कॉस का मान प्लस में या तो इसमें होता है या इसमें होता है, तो दोनों में कॉमन क्या मिला, ये वाला, चूंकि ये तो हो नहीं सकता, और इसमें तो साइन में होता है प्लस में, कॉस तो प्लस में होता नहीं, कॉस प्लस इसी में होता है चाहे इसमें होता है, ये वाला हो नहीं सकता है कंडीशन से, इसलिए ये वाला बचा। इसलिए आंसर होगा कि थीटा का मान, अगर यहाँ कॉस का मान पॉजिटिव आ रहा है तो थीटा का मान एकदम है, फिक्स है कि वो 0 से 90 के बीच में ही होगा।
ये था 16 नंबर ऑब्जेक्टिव। अब देखिए 17 नंबर ऑब्जेक्टिव, जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव पहले देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रट जाइए, याद कर लीजिए, किसी प्रकार से ऑप्शन आए बस फटाफट मारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 जरा संभल करके, अच्छा प्रश्न है। ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ। अब देखिए कहता है कि ए बी और बी दो यूनिट वेक्टर है, ए और बी दो यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, हम मान लिए 1 है। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों अगर यूनिट वेक्टर है तो और थीटा उसके बीच का एंगल है, तो बताइए एक चीज़ और इसमें लिख रहा है कि अब थीटा का मान क्या ऐसा रखा जाए कि इसका जोड़ भी यूनिट वेक्टर ही रहेगा, मतलब जोड़ भी यूनिट वेक्टर ही है। आप थीटा का मान बतला दीजिए, बात खत्म। वो अलग अलग भी यूनिट वेक्टर है, उनका जोड़ भी यूनिट वेक्टर है, क्योंकि आपको पता है ना, आपको एक बताया गया था स्क्वार्ट्ज कॉची स्क्वार्ट्ज रूल या थ्योरम या जो भी कर लीजिए उसको, उसमें आपको बताया गया था कि अगर दो वेक्टर हैं, ठीक है, तो उन दोनों का जो जोड़ होगा वो या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, उनके दोनों के अलग अलग जोड़ के, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन में देख लीजिए, थोड़ा सा शायद यही था, कॉची स्क्वार्ट्ज ही था ना उसका नाम, 1 मिनट, वो कॉची स्क्वार्ट्ज रूल कहाँ गया जी, यही था, इसका नाम था कॉची स्क्वार्ट्ज नहीं था, इसका ट्रायंगल इनइक्वालिटी था, सॉरी, मुझे लगा कि कुछ गलती हो रहा है। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी में था कि दो वेक्टर्स का जो ऐड है वो हमेशा दोनों अलग अलग जोड़ करके या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो पता है कि दोनों के बराबर भी हो सकता है, तो 1 1 ये 1 तो या तो 2 है और इसका मान 1 है, तो या तो ये बराबर भी हो जाता है या फिर छोटा होता, तो है ना, छोटा है ना कम से कम, तो वैल्यू तो सही है। लेकिन प्रूफ करना है कि अगर ये यूनिट वेक्टर तो थीटा क्या होगा, खैर वो बात अलग है, कैसे निकलेगा इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहला काम आपको ये जो दिया गया कि यूनिट वेक्टर है, तो हम ऐसे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। देखिए कैसे कैसे हम निकाल के आपको दिखाना चाह रहे हैं कि स्क्वायर करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। और जब आपको पता है ए डॉट ए करते हैं तो क्या आता था फॉर्मूला में, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो इसीलिए मॉड दिया था, हम स्क्वायर किए। क्यों स्क्वायर किया, ताकि उसको हम 2 बार लिख सके, किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। तो ये क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और डॉट ए प्लस बी और एक का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब ये डॉट प्रोडक्ट आ गया तो यहाँ से हम लोग थीटा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे समझिए। चलिए ये हो गया, अब आप इसका डॉट कराइए। डॉट कैसे कराएंगे, देखिए ध्यान से, ए से ए में डॉट कराएंगे, ए डॉट ए का बी से कराएंगे, ए डॉट बी, फिर बी का ए से कराएंगे, बी डॉट ए, बी का बी से कराएंगे, बी डॉट बी इज इक्वल टू 1। ए और ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, सेम होता है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, तो एक और एक 2 को लिख देंगे, ए डॉट बी और ये प्लस, फिर बी डॉट बी क्या होगा, बी का मॉड स्क्वायर, रिकॉर्डिंग चालू नहीं हो तो फिर 1 रहेगा। ये देखो इसका मान दिया है ना 1, इसका मान भी दिया है ना 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 2, और ये देखो यहीं पे फॉर्मूला में हमारा थीटा निकल जाएगा, ए का मॉड बी का मॉड और कॉस थीटा, चूंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये भी होता है, प्लस इसका मान 1 है ना, और इज इक्वल टू 1, एक 1 से 1 क्या हो गया, कट गया, ये 1 कहाँ चला जाएगा उधर माइनस में, इधर बच जाएगा 2, इसका मान 1 दिया है, इसका मान भी 1 दिया है, इसका मान कॉस थीटा। अब देखो 2 एकम 2 हो गया, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब यहीं पे बात है कि हम लोग कैसे थीटा निकालें, क्योंकि कॉस का मान निगेटिव दे दिया है। अब चलो जी, कॉस का मान नेगेटिव दे दिया तो कैसे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़े हुए हैं ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको बताया गया कि कैसे मान निकाला जाता है जी। चलिए आप बताओ, अगर मैं चाहूँ एक बार यहाँ लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस कितना का मान 1/2 होता है जी, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो लिख देंगे कॉस 60 का π/3। अब पता है ना माइनस में साइन, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया गया है कि साइन टैन और साइन का उल्टा जो है साइन टैन और सेक, ये अगर साइन टैन और कॉस सेक, ये अगर माइनस में तो माइनस अंदर चला जाता है, लेकिन अगर कॉस सेक
और कौन सा कॉस, कॉट और कॉसेक ये रहेगा माइनस में, तो अंदर जाएगा तो निगेटिव साइन में हो जाता है। मतलब ये आप यहाँ से समझ लो ना, कॉस का क्या है ये बताओ मेरे को। कॉस का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे कैसे है, तो कॉस का बताया गया है आपको ASTC, यानी कॉस इसमें होगा और इसमें होगा पॉजिटिव, और इन दोनों में होगा निगेटिव, और यहाँ कॉस निगेटिव है यानी कि या तो इसी में है या इसमें है। अब रहा बात कि है किस में, ठीक है। और ये देखो अगर इसमें है तो हम क्या लिखते हैं, इसमें है तो थीटा, इसमें है तो पाई माइनस थीटा लिखते हैं, इसमें है तो पाई प्लस थीटा लिखते हैं, तो इसमें होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि कॉस का जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 तक ही होता है ना, तो इसलिए जो सॉरी 0 से पाई तक होता है ना इसका रेंज, 0 से पाई यानी यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला तो होगा नहीं, तो यानी इसमें होगा या इसमें होगा, इसमें होता तो प्लस होता है, इसमें है तो निगेटिव होगा, और निगेटिव दिया है यानी कि थीटा का मान पाई माइनस थीटा होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन अंदर कैसे जाएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा कॉस पाई माइनस π/3। अब चेक करके देख लो कि पाई में से घटाते हैं, पढ़ते हो 90 बदलते हैं 180 पर नहीं, तो 180 पर नहीं बदलेगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, और पाई में से घटा रहा है, पाई में से घटा रहा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट कॉस का घर नहीं है इसलिए निगेटिव होगा। तो ये था प्रोसेस, अगर भूल गए हो तो इन्वर्टिव फंक्शन जाके देखो एक बार। चलिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, ये हो जाएगा आपका 2π/3, कॉस कॉस कैंसिल, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 2π/3, यानी ऑप्शन देख लो ऑब्जेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्टिव में आपको जो है कि इतना लंबा बना के समझना पड़ेगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत क्या किए, यहाँ से समझना होगा, जब भी मॉड हो और वैल्यू निकालना हो, स्क्वायर करना है, स्क्वायर को तो अपने 2 बार लिख सकते हो क्योंकि पता है कि A.A उसका स्क्वायर होता है, तो हम मॉड जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं। यही प्रोसेस मैंने यहाँ पर लगाया और उसको सॉल्व जब किया तो ये सब का मान जो दिया था रख दिए, और यहाँ A.B के जगह पे ये वाला वैल्यू आया, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा, मॉड भी A का दिया था, मॉड B का दिया था, कॉस थीटा के जगह पर हम लोग उसका वैल्यू छोड़ दिए और उसी को सॉल्व करके थीटा का मान कैलकुलेट कर दिए। ये 17 नंबर। 18 नंबर तो बहुत ईजी है, छोटा है, देख लो फटाफट जल्दी। चलिए, 18 नंबर में क्वेश्चन में क्या आपको लिखा है कि द वैल्यू ऑफ, देखिए ध्यान से देखिएगा, IJ क्रॉस K फिर प्लस JI क्रॉस K प्लस KI क्रॉस J। देखो यहाँ पे सब तुम्हारा चेक कर देगा। क्या चेक कर रहा है यहाँ पे कि आपको कहाँ तक याद है डॉट और क्रॉस, याद करो IJK JIK KIJ, ठीक है। चलो चेक करना है, देखो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको बनाना है, देखो I के जब I छोड़ दिए डॉट कराना है। J क्रॉस K क्या होता है पता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्रॉस कराने पर वेक्टर आता है, तो J और K कराएंगे तो I आएगा। अब बात है कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। मैंने कहा था क्रॉस प्रोडक्ट में क्लॉकवाइज रहेगा तो आपका नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव होगा। मैंने बताया IJK अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो पॉजिटिव देगा, और यही अगर क्लॉकवाइज हो जाएगा IJK ऐसे चलना लगेगा तो ये नेगेटिव होगा। अब देखो ये कैसे चल रहा है, JK ऐसे चल रहा है ना, तो पॉजिटिव होगा यानी I होगा लेकिन प्लस में होगा, प्लस J। अब देखो IK यानी ये वाला हो रहा है क्लॉकवाइज, IK तो निगेटिव होगा, तो क्या लिखेंगे इसको माइनस, और I और K है तो पता है कि J होगा लेकिन माइनस में होगा, प्लस K डॉट। अच्छा जी, ये देखो I और J है तो K होगा लेकिन बताओ प्लस में होगा कि माइनस में होगा। IJ एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा। चलो ये हो गया तुम्हारा। अब डॉट कराओ, I डॉट I पता है ना सेल्फ का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, ये देखो J डॉट J सेल्फ का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी सेल्फ प्रोडक्ट है, सेल्फ प्रोडक्ट 1 होता है, याद ना सबको। -1 + 1 कट गया, आंसर कितना आया 1 आया। तो यहाँ क्रॉस और डॉट दोनों मिक्स करके दिया था, इसको मिक्सचर बोल सकते हो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अलग क्रॉस प्रोडक्ट अलग पड़े हो। अब यहाँ पर मिक्स करके आपको चेक कर रहा है कि आप कितना समझे हैं डॉट प्रोडक्ट, कितना समझे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये था 18 नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी नंबर ऑप्शन सही है। एक अंतिम प्रश्न है उसको भी हम लोग देख करके जल्दी से इसको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 19 देखते हैं, सॉरी
19 नंबर में क्या लिखा है, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी देन, कह रहा है कि देखो भाई दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो थीटा का मान क्या हो सकता है। अरे तुमको पता है ना लड़का, डॉट प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, आप क्रॉस प्रोडक्ट को साइन प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये अगर कॉस है और ये साइन है, कॉस और साइन कितना का मान बराबर होता है, 45 का। ये तो डायरेक्ट ऑप्शन मार दोगे, तो थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, π/4। आंसर कुछ नहीं करना है। फिर भी अगर बनाने की इच्छा हो तो कैसे बनाओगे, देख लो। चलो बना के दिखा देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखता हूँ, ए का मॉड, बी का मॉड और कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड लगा दिए। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का मॉड, बी का मॉड, साइन थीटा और एन कैप। मॉड है तो मॉड लगा दिए। चलिए ये स्केलर है बाहर आ गया, ये भी स्केलर है बाहर आ गया, कॉस थीटा भी बाहर आ गया। बात समझना, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये बाहर, कॉस थीटा स्केलर है वो बाहर आ गया। लेकिन इसमें देखो क्या होता है, ए का मॉड बाहर, बी का मॉड बाहर है, साइन थीटा स्केलर है बाहर आ जाएगा। रहा एन कैप, एन कैप यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। चलो जी ये वाला इन दोनों से कट गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया साइन थीटा। वो तो मैंने पहले कह दिया भाई, डॉट प्रोडक्ट होता है कॉस, और कॉस प्रोडक्ट होता है साइन, और कॉस और साइन का मान बराबर है देन थीटा इज इक्वल टू π/4। कैसे π/4, ये भी कोई सोच रहा होगा तो थोड़ा सा देख लो। इसको मान लो ये वाला बटा में भेजते हैं तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और ये बटा में जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा ना, चूंकि बटा लगाएगा कॉस और 1 कॉस हो जाएगा। अब ये 1 साइन बटा कॉस क्या होता है, tan थीटा, tan कितना का मान होता है, tan π/4 का मान होता है। तो tan π/4 इज इक्वल टू tan थीटा, tan π/4 इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू π/4। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया, बहुत इजी था। अब रहा 3 वो प्रश्न है आपके सामने, उसको जो है देख लिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये तीनों 4 ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने जल्दी से दिखा दिया। अब 3 प्रश्न है वो सब भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्या क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी उसको भी, जो देखो आसान है पहले उसको कर लिया जाता है ताकि लोगों को इंटरेस्ट बना रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा 15 देखते हैं पहले। 15 क्यों देखते हैं, क्योंकि छोटा है, जल्दी बन जाएगा। फिर रह जाएगा 2 क्वेश्चन, 13 और 14, उसको भी हम देखेंगे, ऐसा नहीं है। बस 15 क्वेश्चन में क्या करें, प्रूफ डेट। आपको प्रूफ करना है a प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और फिर a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर का मॉड स्क्वायर बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। कह रहा है इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। प्रूफ करना है ना कि ये वाला कंडीशन तभी फॉलो होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। तो कहता है कि ऐसा मतलब प्रूफ करके दिखाइए, ये वाला कंडीशन तब फॉलो होगा जब ये 90 डिग्री होगा। चलो हम दिखाते हैं तुमको। पहले डॉट कराओ, ए का ए से कराओगे क्या लिखोगे, ए डॉट ए, प्लस ए का बी से कराओगे ए डॉट बी, बी का ए से कराओगे बी डॉट ए, बी का बी से कराओगे बी डॉट बी। इस प्रकार से तुम डॉट करा दिए। अच्छा इधर क्या है तुम्हारा, ए का मॉड स्क्वायर और इसका भी बी का मॉड का स्क्वायर। अब देखो ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए दोनों कम्यूटेटिव लॉ होता है ना, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे करता है। क्रम भिन्न का पालन करने के कारण ये दोनों चीज़ एक ही है, तो एगो और एगो दूगो हो जाएगा, तो 2a डॉट बी, और ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस ये बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ये हो गया ए का मॉड स्क्वायर बी का मॉड स्क्वायर। अब देखो ना ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, तो बचा क्या, इधर बच गया तुम्हारा 2a डॉट बी क्या होता है पता है ना, a डॉट बी छोड़ दो, अभी देखो क्या होता है, इधर तो कट गया 0, और ये देखो 2 वाला बटा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, a डॉट बी इज इक्वल टू 0/2 यानी 0 हो जाएगा। और ये आपको पता है 2 चीज़ कि डॉट प्रोडक्ट में 0 कब होता है, 2 चीज़ है, या तो ए वेक्टर में 2 कंडीशन होते हैं ना डॉट प्रोडक्ट के, या तो दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर होगा और नहीं तो उनके बीच का कोण 90 होगा। क्यों, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है और डॉट प्रोडक्ट तो cos प्रोडक्ट है। आपको ये सारा कंडीशन समझाया गया है, यानी कि यहाँ पे ए और बी तो 0 नहीं है, क्योंकि आपको कंडीशन में ऊपर में लिखा हुआ है गिवन डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, तब तो ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा, तब तो एक यही बचा है, यानी फिक्स है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है यानी कि ए और बी दिए गए जो दोनों वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, और तभी ये कंडीशन फॉलो हो रहा है।
इस प्रकार से प्रूफ हो गया, लास्ट में लिख दिया गया इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। यही बात प्रश्न का रहता, बहुत आराम से बन गया। अब रहा दो प्रश्न आपको 13 और 14, जरा उसको भी देख लेते हैं। फिर से सुन लीजिए, डॉट करा कर के आए, यहाँ देखिए कि डॉट प्रोडक्ट 0 रहा है। अगर आपको यहाँ परेशानी होगी तो आप ऐसे भी करते हैं, एंगल निकाल सकते थे, ठीक है, एंगल। लेकिन यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ क्यों लिखा कि केवल और केवल, केवल तभी क्यों कहा गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में 0 होने का दो कंडीशन है, ये और ये। लेकिन यहाँ पर ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इक्वेशन क्वेश्चन में दे दिया है कि दोनों में से कोई भी शून्येतर मतलब 0 वाला जो वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है, तब तो ये वाला नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो यही कंडीशन बच रहा है, इसलिए फिक्स है कि दोनों के बीच का कोण 90 होगा, यानी दोनों वेक्टर दिया गया जो लंबवत है या लंब वेक्टर है, ठीक है। चलिए 13 और 14 दो क्वेश्चन देखते हैं। आज इसकी समाप्ति है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था जरा देख लिया जाए। लिखा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इतना विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स इतना एंड इतना इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो कुछ नहीं है यार, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13। पहले तो मैं नामकरण कर देता हूँ। कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, तो मान लो कोई एक वेक्टर दिया, हम उसको ए मान लेते हैं, i प्लस जे प्लस के। और कहता है कि एक वेक्टर आपको दिया है b, उसको हम b मान लेते हैं, ये सब हम लोग अपने से मान रहे हैं। b जो दिया है वो हम ले लेते हैं 2i प्लस 4j माइनस 5k, और एक c ले लेते हैं लेमडा i प्लस 2j, जरा देखिएगा अच्छा प्रश्न है, और 3k। इसको आप लिख लीजिए, 12 नंबर BBVI, 13 नंबर BBVI, ठीक है। 12 नंबर 13 नंबर BBVI ऑब्जेक्टिव सारा तो इम्पोर्टेंट है ही, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए जरा समझिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए लेमडा डाल दिया, इसी लेमडा का मान आपको फाइंड करना है। और ये पूरा प्रश्न में लिखा क्या है कि इन दोनों का, सुनिए ध्यान से, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ये विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ ये, माने इन दोनों के जोड़ के दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा उसके साथ इसका जो डॉट प्रोडक्ट है, जो स्केलर प्रोडक्ट है, वो 1 है। तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या क्या करने के लिए पहले बोला, पहले आपको बोला कि इन दोनों का जोड़ के दिशा में कोई एक वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर, तो पहले आप इसका जोड़ निकालिएगा। तो मैं मान लेता हूँ इन दोनों का जोड़ निकाल लेते हैं। तो इसको कैसे जोड़ेंगे आप, इसमें 2 है, इसमें लेमडा है, तो जुड़ेगा नहीं, तो सिर्फ 2 प्लस लेमडा आई लिख देगा। 4 और 2 6j हो जाएगा, और 5 और 3 माइनस में है तो प्लस में है तो घट जाएगा -2k। ये निकल गया आपका जोड़। अब इसके जोड़ मतलब दो वेक्टर आप जोड़ दिए, उसी के दिशा में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। मैंने कहा ना उसी की दिशा में निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। मतलब इसको अगर हम जोड़ को अगर कोई वेक्टर मान लेते हैं डी वेक्टर, सपोज कीजिए कि दोनों का जोड़ है जो बता रहा है डी वेक्टर, तो इसका ही दिशा में निकालना है, और इसी की दिशा में निकालना मतलब यही वेक्टर। लेकिन डायरेक्शन में एक साथ में एक कह रहा है यूनिट वेक्टर, यूनिट जो है कि नहीं क्या कह रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स, माने इन दोनों के जोड़ के दिशा में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो उसका इकाई कैसे निकालोगे, मैंने बताया ना, यानी यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, उसको हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा उसमें से डिवाइड कर दो, तो 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j प्लस माइनस 2k, ये हो गया आपका डी वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस -2 का स्क्वायर 4, ये तो निकलेगा नहीं। बाकी यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं थोड़ा सा, 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j माइनस 2k, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा लेमडा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 लेमडा प्लस 36 और 4 40 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j माइनस 2k, ये हो जाएगा 4 और 4 44, यानी लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका क्या निकला, तो बोला था कि इन दोनों के जोड़ के दिशा में यूनिट वेक्टर जो निकलेगा, तो हम लोग निकाल लिए।
और इस यूनिट वेक्टर के साथ इस वेक्टर को जब स्केलर प्रोडक्ट करा रहा है, मतलब डॉट करा रहा है, तो मान 1 आ रहा है। उस कंडीशन में ये लेमडा का मान आपको फाइंड करना है। तो अब आप कुछ नहीं कीजिएगा, प्रश्न के अनुसार मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, और मिटा करके ये वाला सिर्फ हमको चाहिए। हम इसको अगर मिटा दें तो प्रश्न में लिखा है कि जो आया है यूनिट वेक्टर, इसके साथ प्रश्न में क्या लिखा कि जो यूनिट वेक्टर आया है उसको ए के साथ, ये इस वेक्टर के साथ, यानी ये वेक्टर है ए, और उसके साथ इस यूनिट वेक्टर को जो हम डॉट कराएंगे तो मान 1 आ रहा है। बस मान रख दीजिए। ए का मान क्या है जी? आई प्लस जे प्लस के डॉट। और ये कितना आया है? इसको थोड़ा अलग भी कर सकते हो, ब्रैकेट भी कर सकते हो, चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया है? 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j माइनस 2k, और बटा में तो ये दिया है लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो नीचे वाला सब गुना करना है ना, तो ये तो स्केलर है, ये स्केलर तो नीचे वाला जिसका तस रह गया, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, इधर है आपका 1, ऊपर गुना कराना है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये वेक्टर है, और वेक्टर का गुना कैसे कराओगे डॉट में? आई का आई से, जे का जे, के का के से। आई से आई कराओ तो इसका 1 है, इसका 2 प्लस लेमडा है, गुना करोगे तो 2 प्लस लेमडा। इसका 1 है, इसका 6 है, गुना करोगे तो 6। इसका 1 है, इसका -2 है तो -2 हो गया गुना। अब लो इसको सॉल्व नहीं करोगे? चलिए जी, ये बटा वाला कहाँ चला जाएगा? उधर गुना में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 और -2 तो कट ही गया, ऊपर बच गया 6 प्लस लेमडा, और ये बटा वाला उधर जाएगा तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ठीक है। और ये देखो स्क्वायर, ये रूट हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, या ऐसा लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जो भी करना हो करो। अब ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, 36 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 12 लेमडा, इधर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, समझ रहे हो ना? लेमडा स्क्वायर कट गया, 12 लेमडा है तो 12 लेमडा इधर आएगा, 4 लेमडा घट जाएगा ना, तो 12 में से 4 घट जाएगा, डायरेक्ट देते हैं 8 लेमडा। और ये देखो 44 से इधर जाएगा 36, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, 44 में 36 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8, और 8 से 8 क्या हो गया? कट गया, लेमडा इज इक्वल टू 1। अब आप समझ रहे होगे कि आपका लेमडा का मान क्या आया जी? 1। कुछ भारी लगा? कुछ नहीं। क्या कह रहा है? जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे काम करोगे, भारी नहीं लगेगा। प्रश्न में लिखा था इन दोनों को जोड़ो और उसके दिशा में कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो मैंने इसको जोड़ा, उसको डी माना, उसका यूनिट वेक्टर निकाला, और उस यूनिट वेक्टर के साथ ए वेक्टर का डॉट कराने पे 1 आ रहा है, मैंने उसको सॉल्व किया और लेमडा का मान निकाल दिया। अब रहा अंतिम प्रश्न आपका वेक्टर का, उसको जल्दी से देख करके खत्म किया जाए। चलिए वो तो मैं बोल भी दूंगा क्योंकि वो बना हुआ है, कुछ दिक्कत नहीं है आपको। अब क्या लिखा ना, बस समझ लीजिए। उसमें लिखा है कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। देखिए 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। पहला चीज, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम। क्वेश्चन नंबर है 14, लास्ट है। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तीनों आपस में परपेंडिकुलर है और मैग्नीट्यूड बराबर। मैग्नीट्यूड बराबर तो समीकरण 1 हो गया। और तीनों अगर परपेंडिकुलर है तो पता है आपको कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर के केस में फुल देखिए, तो दोनों का डॉट नीचे, दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए। अरे भाई मेरे देखो डॉट कैसे कराओगे? ये देखो 2 वेक्टर हैं, एक तो डी और एक ए। ए का मान क्या है मालूम नहीं है, तो ए को हम ए छोड़ दिए, और डी क्या है ये मालूम है। क्या है तुम्हारा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। अच्छा जी, और नीचे देखो, नीचे क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड है, तो एक वेक्टर तुम्हारा ए वेक्टर तो ए ही रह गया, और जो दूसरा वेक्टर वो तो मेरा डी है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो ध्यान से, ए का ए से डॉट करोगे। अच्छा मेरा बैटरी डिस्चार्ज होने लगा, 1 मिनट पढ़ो दीजिएगा। तो देखो ए का ए से करोगे ए डॉट ए का बी से करोगे ए डॉट बी, ए का सी से करोगे ए डॉट सी, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये तो मैग्नीट्यूड छोड़ो ना, इससे तुमको क्या मतलब है?
इसको तुम कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। अभी देखो क्या क्या हो रहा है इसमें, a प्लस बी प्लस सी। अब देखो ये तुमने कंडीशन दिया है ना पहले से कि दूसरे से गुना करने पर जीरो हो रहा है, तो a डॉट बी जीरो और a डॉट सी भी जीरो हो जाएगा। देख लो ये वाला और ये वाला, तो ये जीरो खत्म। और a डॉट ए क्या होता है, मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर। और नीचे देखो मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ a प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, एक से एक कट गया। अब बचा ऊपर में मॉड ऑफ ए और नीचे में मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो इसी प्रकार से थीटा 2 निकालोगे तो एक तुम्हारा वेक्टर बी रहेगा और एक वेक्टर डी रहेगा। फिर वही करोगे तो वहां पे क्या होगा कि बी वाला बच जाएगा, क्योंकि ए नहीं रहेगा ना, वहाँ बी ए होगा, बी होगा, बी सी होगा। तो बी ए जीरो हो जाएगा, बी सी जीरो हो जाएगा, बी बचेगा। फिर इसी प्रकार से सी का निकालोगे, कॉस थीटा 3 देखोगे कॉपी नोट्स में, वहाँ पे लिखा होगा। कॉस थीटा 3 निकालोगे तो सी से कराओगे तो फिर वहाँ पर ए नहीं आएगा, क्या आएगा, सी ए आएगा, सी बी आएगा और सी सी आएगा। तो सी ए जीरो हो जाएगा, सी बी भी जीरो हो जाएगा देखो, और सी सी क्या बच जाएगा, केवल सी बच जाएगा। फिर ए प्लस बी प्लस सी, इसको मान लोगे 4, और इसी प्रकार से कॉस थीटा 3 निकालोगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो नीचे वाला सबका सेम रहेगा, देख रहे हो ना, जैसे ए से कराए हो तो ए वाला बचा, बाकी सब जीरो हो गया। बी से कराओगे तो बी वाला बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। सी से कराओ सी वाला बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। और उस कंडीशन में मैंने देखा कि भाई नीचे वाला सबका बराबर है और ऊपर वाला अलग अलग है, लेकिन ऊपर वाला भी बराबर है, यहाँ इक्वेशन में दे दिया है। तब तो ऊपर नीचे सब बराबर, तो जब बराबर तो हम क्या कहेंगे कि जब सब बराबर है तो इस कंडीशन में अगर RHS सेम हो गया तो LHS cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 बराबर होगा। और जब cos थीटा माने अगर cos में सब वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब थीटा भी बराबर होगा, यानी कि प्रूफ हो गया कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3, यानी तीनों आपस में बराबर है, तब तो डायरेक्शन कोसाइन सेम हो रहा है जी। तो यही प्रश्न में था, कुछ नहीं है। ये चीज मैंने जो किया एक के साथ किया है, दो वेक्टर। अब तुम सोचो ए और बी क्या है, ए और बी के जगह पे तुम क्या लिखोगे, पहले डी का ए से करा तो तुम ए का डी से करा रहे हो तो ए का डी से लिखो, क्या दिक्कत है, लो। फिर क्या कराओगे, उसके बाद बी का डी से कराना, फिर क्या कराओगे, सी का डी से कराना। क्यों, क्योंकि ए और डी के बीच का कोण निकाले हैं थीटा 1, बी और डी के बीच का कोण है थीटा 2, और सी और डी के बीच का कोण थीटा 3, और इन तीनों को निकालें और तीनों का वैल्यू आपस में बराबर आया और RHS सेम है, इसलिए LHS भी सेम होगा। और LHS में आया cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 3, और यदि सब cos आपस में बराबर है देन थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3, और लास्ट में लिख दिया गया कि हेंस द गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द A, B एंड C। मतलब जो वेक्टर है D ये वाला, ये तीनों के साथ समान कोण बना रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के क्लास यही समाप्त। परसों क्लास चलेगा, कल क्लास बंद रहेगा, कैलकुलस स्टार्ट होगा 10 तारीख से। ठीक है, तो ये वेक्टर इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब आपका केवल कैलकुलस ही रह गया एक दिन इसी में कि संडे में हम आपको पढ़ा देंगे 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, तो फिर आपका केवल कैलकुलस छोड़ के और एक प्रोबेबिलिटी बच जाएगा, 2 मेन मुख्य चैप्टर, उसको भी हम लोग देख लेंगे, फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो होंगे सबको बता दीजिएगा, कैलकुलस स्टार्ट होने वाला है। अगर वो ज्वाइन है तो ठीक है, नहीं तो ज्वाइन कर लेगा।